Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of December week 2. आज हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर वीक 2 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ हर एक इंफॉर्मेशन को भी ध्यान से देखना है। हर एक न्यूज के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने कनेक्ट की हुई है, उस कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज के साथ और हमारा फर्स्ट न्यूज आता है ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। हिंदी कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कौन से प्लेस पर होनी है? फिजी में। फिजी नाम का देश है, वहां पर होनी है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसका इस बार का 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का, जिसका मेन थीम क्या रहने वाला है? फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, वर्ड में ना वर्ड लेवल पर एक होती है कॉन्फ्रेंस जो हिंदी की होती है। हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए वर्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जिसका हेडक्वार्टर मॉरिशियस में पड़ता है। ये याद रखना है, हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉरिशियस में। किसका? वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट का। वो थोड़े थोड़े समय के बाद, थोड़े थोड़े सालों के बाद एक कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराता है, जिस कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। इस बार की 2023 की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पर होनी है? 2023 की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन से देश में होनी है? उस देश का नाम क्या है? फिजी। याद रखिएगा, देश का नाम है फिजी। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर मॉरिशियस में है। फिजी में ये जो कॉन्फ्रेंस हिंदी की हो रही है उसका कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब हिंदी की बात चल रही है तो हिंदी की बात करते करते हमें पता होना चाहिए नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं और इंटरनेशनल हिंदी डे या वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं। नेशनल हिंदी डे आप सभी को पता है मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर को। 14th ऑफ सितंबर को नेशनल हिंदी डे। और वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? 10 जनवरी को, 10th ऑफ जनवरी को। तो पहले पॉइंट में आपको हिंदी के बारे में क्या क्या पॉइंट पता चले? एक पता चला इस बार की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में जिसका 12th एडिशन है वो कौन से देश में होनी है? आंसर है फिजी। ठीक है। दूसरा पॉइंट पता चला वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर कहां पर है? आंसर है मॉरिशियस। तीसरा पॉइंट पता चला हिंदी डे नेशनल वाला 14 सितंबर और इंटरनेशनल वाला 10th ऑफ जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, वही कह दो ना, कनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ते रहो। सिर्फ एक पॉइंट था फिजी की कॉन्फ्रेंस के बारे में, लेकिन मैंने हिंदी के बारे में हिंदी सेक्रेटरीट बता दिया, वर्ल्ड हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे बता दिए। वो कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को देखते चले जाओ तो चीजें याद रहती चली जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा पहला न्यूज दिसंबर के सेकेंड वीक का। न्यूज नंबर 2। न्यूज नंबर 2 आता है एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के, ये बताओ, देखो टाटा सन्स के चेयरमैन है। ओके, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको B20 का लीडर अपॉइंट किया है। सभी को पता है B20 क्या है? अच्छा, ये ऐसे याद है ना G20। G20 क्या है? G20 तो पता ही है कि G20 की इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। G20 के अंदर ही एक अलग से बिजनेस एजेंडा है जिसका नाम है B20। वही देश है उसके अंदर भी। G20 के देश सारे B20 में आते हैं, मतलब उसी के अंदर ही बिजनेस के बारे में बात करने के लिए G20 का पार्ट ही है B20। बी मतलब बिजनेस 20। ठीक है, अब बिजनेस 20 मतलब ये 20 जो G20 में आते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के लिए जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस होंगी बिजनेस 20 की, वो सारी कॉन्फ्रेंस को लीड कौन करेंगे? सारी कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे ये टाटा के चेयरमैन, टाटा सन्स के चेयरमैन, जिनका नाम क्या है? एन चंद्रशेखरन। तो पॉइंट क्या बना? B20 के लीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसे चुना है? B20 के लीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसे चुना है? आंसर क्या है?
याद रखना है, आंसर है एन चंद्रशेखरन जी को। एन चंद्रशेखरन जी को B20 का लीडर चुना गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। B20 के लीडर एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है कौन सी कंपनी के? टाटा सन्स के। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ये सेकेंड न्यूज है। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अब बात चलती है कि गुजरात के 18th सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? दूसरी ड्यूरेशन उनकी कंटिन्यू है। पहले भी वही थे, दूसरी ड्यूरेशन के लिए वही बनाए गए। हमारे गुजरात के नए सीएम, गुजरात के सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। तो याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी टर्म के लिए सीएम चुने गए हैं। इनको शपथ दिलवाई है गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के। उन्होंने शपथ दिलाई भूपेंद्र पटेल को, जो 18वें सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। सिंपल है, ये तो पता ही है वैसे गुजरात के सीएम कौन है, इतना पॉइंट आप जानते हैं। लेकिन अब बात गुजरात की चल रही है, तो गुजरात के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रख लेना। तरंग मेल सर्विस इंडियन पोस्ट ने, तरंग मेल सर्विस जो हमारा इंडियन पोस्ट है ना, इंडिया पोस्ट जो हमारा पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट, उन्होंने ना गुजरात के अंदर एक सेवा शुरू करी है, तरंग मेल। इसमें पता क्या, देखो अभी तक जो ये लेटर सामान समून जाता था बाय पोस्ट, ये पोस्ट ऑफिस वालों का, अभी तक वो या तो ट्रेनों के थ्रू जा रहा है, गाड़ियों के थ्रू जा रहा है। अब कह रहे हैं सुनो, अब ये ना बोट के थ्रू जाएगा। ठीक है, समुद्र के थ्रू, बाय सी। ठीक है, बाय वाटर लेवल, बाय वाटर सॉरी वाटर रूट। ठीक है, बाय वाटर रूट ये सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से जाएगा इंडियन पोस्ट का। इसके लिए इंडियन पोस्ट ने जो शुरू की है, वो कौन सी सर्विस शुरू की है? तरंग मेल सर्विस। कहां पर? गुजरात में। तो एक तो गुजरात के बारे में पता चला, सर गुजरात के सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। दूसरा पता चला, ये गुजरात के अंदर तरंग मेल सर्विस को शुरू किया गया। तरंग मेल सर्विस कहां पर शुरू हुई है? गुजरात के अंदर शुरू हुई है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए गुजरात के बारे में। चलो एक और सीएम देख लेते हैं। एक और सीएम बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं नादौन से, वो अभी हाल ही में बनाए गए हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात चल रही है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जो हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम के रूप में अभी हाल ही में उन्होंने शपथ ली है। तो याद रखिएगा, 15वें सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है। गवर्नर जिन्होंने शपथ दिलवाई है उनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने इनको शपथ दिलाई। अब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो गए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। इन्होंने शपथ दिलाई हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम को। हिमाचल प्रदेश का 15वां सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम चुने गए हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। भूपेंद्र पटेल गुजरात, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश। गवर्नर की बात चल रही है तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये किसके गवर्नर हैं? वो है हिमाचल प्रदेश के। और गुजरात की बात चल रही थी तो गुजरात के कौन थे? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलो भाई, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी पता चल गया। अब आगे चलते हैं केरला के बारे में। केरला की बात चली तो केरला के बारे में पॉइंट आया, केरला के जो सीएम है ना पिनरई विजयन, केरला के सीएम है पिनरई विजयन, उन्होंने डिक्लेयर किया एक सीड फार्म जो केरला के अलुआ में पड़ता है, केरला के अलुआ में पड़ता है, वो इंडिया का पहला नेचुरल फार्म इन द कंट्री। इंडिया का सीड फार्म इन केरला डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल, नेचुरल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल तो पता है,
प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल मतलब कोई भी टाइप से वहां पर कार्बन इमिशन नहीं होता है, कार्बन इमिशन वहां पर नहीं होता है। इंडिया का पहला पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, क्वेश्चन समझ गए ना? इंडिया का पहला पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म की बात चल रही है, तो वो बनाया गया है केरला के अंदर अलुआ में। केरला के अलुआ में बना इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन सा बना है? केरला के अलुआ में बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करें। तो यहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात चल रही है, मुझे जल्दी से बताओ इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन न्यूट्रल होने का? आप बता दोगे? इंडिया का कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट है सर 2070 तक इंडिया जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल मतलब जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है। उसके साथ सर रेलवे, रेलवे कौन से ईयर में जीरो कार्बन इमिशन बन जाएगा? जीरो कार्बन इमिशन बन जाएगा रेलवे 2030 में। याद है ना? याद है? मुंबई भी, मुंबई ने पिछली क्लास में मुंबई पढ़ा था मैंने, मुंबई ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मुंबई कौन से ईयर में जीरो कार्बन इमिशन बन जाएगा। आंसर था 2050 तक। 2050 तक मुंबई क्या बन जाएगा? जीरो कार्बन इमिशन जो प्लेस है वो बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है कार्बन न्यूट्रलिटी की बात चल रही है, जीरो कार्बन इमिशन की बात चल रही है। मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वहां से नहीं होगा। अगर होगा तो इतने पेड़ पौधे वहां पर लगा दिए जाएंगे, वो सारा का सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वही तो होता है ना, न्यूट्रल करना है। इतने पेड़ पौधे लगा दो जितना कार्बन इमिशन हो रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, चलो तो ये पता चल गया इंडिया 2070 तक, रेलवे 2030 तक, मुंबई 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। और ये पता चल गया अलुआ, अलुआ का जो अभी हाल ही में सीड फार्म है वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बना है। अलुआ का जो केरला में है उसका सीड फार्म इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म बना है। हाँ भाई, क्लियर हो गई बात? जल्दी से बता दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब अपने माइंड में सोच लो। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया? मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए बताता रहता हूँ। ओके, अब बात किसकी चल रही है? केरला की। केरला की बात चल रही है, केरला के बारे में सारे पॉइंट देख लो। केरला का पुल्लमपारा गांव, केरला का पुल्लमपारा गांव इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत बना है। इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सा है? केरला का पुल्लमपारा। सेकेंड, केरला के अंदर बनी है पहली पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कौन सी बनी है? केरला का धर्मादम। केरला का धर्मादम कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह लाइब्रेरी है। ठीक है, केरला के अंदर अभी बनी है वॉल ऑफ पीस। वॉल ऑफ पीस, शांति की दीवार केरला में बनी है। केरला अभी इंडिया का पहला पहला ऐसा स्टेट बना है जिसको डिजिटल बैंकिंग स्टेट बोला गया है। इंडिया का पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला बना है। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला का कोल्लम, केरला का कोल्लम इंडिया का पहला पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट केरला का कोल्लम बना है। तो ये सारी बातें केरला के बारे में दोबारा सुनो। पॉइंट नंबर 1, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पर बना है? केरला में अलुआ में। ओके, दूसरा पॉइंट, इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत, डिजिटली लिटरेट पंचायत पुल्लमपारा गांव पंचायत। ठीक है, थर्ड पॉइंट, केरला का धर्मादम इंडिया का पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है। ठीक है, चौथा पॉइंट, वॉल ऑफ पीस, शांति की दीवार, शांति की दीवार अभी हाल ही में केरला में बनी है। ठीक है, अगला डिजिटल बैंकिंग स्टेट, इंडिया का पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट केरला बना है। और केरला का कोल्लम पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब वहां के सारे लोगों को संविधान के बारे में नॉलेज है। ठीक है, चल गया होगा पता। अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे पता चला? अरे यहाँ पर ना एक प्रोग्राम चला था, संविधान को जानो। संविधान को जानो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर संविधान के कॉन्फ्रेंस हुए, सेमिनार हुए, जगह जगह पर स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, शहरों में सम्मेलन किए गए।
लोगों को इनवाइट किया गया, हर एक पर्सन को संविधान के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया गया। तो हम कह सकते हैं सभी जनता ने जब पार्टिसिपेट किया उसमें, तो हम कह सकते हैं ना इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोल्लम केरला। कौन सा है? कोल्लम केरला। हाँ भाई क्लियर है ना? ऐसे पढ़ते रहो, एक पॉइंट केरला के बारे में था, 6 और आपको साथ के साथ बता दिए। धीरे 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 करके ये सारे पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे और आपकी नॉलेज का जो लेवल है वो भी वास्ट होता चला जाएगा। रिवाइज करते चलो, पुराने वालों को रिवाइज, नए वालों को ग्रैब करते चलो, पुराने वालों को लेते चलो, नए वालों को और पकड़ते चलो, यही स्ट्रेटेजी बनाते चलो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, मतलब नेक्स्ट न्यूज की और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? देखो, द 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, 9th एडिशन है आयुर्वेदा कांग्रेस का, ठीक है। आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो जो कहां पर हुआ है? गोवा के पणजी में। गोवा के पणजी में अभी हाल ही में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस समझते हैं ना, मतलब एक सम्मेलन टाइप, ठीक है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस अभी हाल ही में कहां पर हुई? इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहां पर हुई? गोवा में। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन। थीम क्या था? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ इसका थीम रखा गया था। ओके, याद रखना है। और जब ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने 3 इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया आयुर्वेदा से रिलेट करते हुए। सबसे पहला एक किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, एक किया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद, एक किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में, जब मोदी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गोवा पहुंचे थे। तो वहां से मोदी जी ने 3 आयुष से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, एक गोवा में, एक गाजियाबाद में, एक दिल्ली में। गोवा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में 3 आयुष से रिलेटेड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। लेकिन याद रखने वाला क्या है? याद रखने वाला पॉइंट इसमें ये है, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कौन से प्लेस पर हुई, बस, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कौन से प्लेस पर हुई? वो हुई गोवा के अंदर, ठीक है। आयुर्वेदा सभी को पता है, आयुर्वेदा किसका पार्ट है? आयुष का। आयुर्वेदा डे कब मनाते हैं? हर बार धनवंतरी जयंती वाले दिन मनाते हैं। सारे पुराने वाले पॉइंट याद है? हाँ भाई ये सारे याद है। आयुर्वेदा में AYUSH, आयुर्वेदा किसका पार्ट है? आयुष का। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा डे कब मनाते हैं सर? धनवंतरी जयंती वाले दिन होता है। 2022 में कब था? 2022 में 23 अक्टूबर को मनाया गया था, है ना, जिसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेदा। हर दिन हर घर आयुर्वेदा उसका थीम रखा गया था। आयुर्वेदा डे बताइए सर। योगा डे, योगा डे भी हमें पता है 21 जून को होता है। यूनानी डे 11 फरवरी को होता है। सिद्धा डे, सिद्धा डे 23 दिसंबर को होता है। होम्योपैथी डे, होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को होता है। ये सारे आयुर्वेदा मतलब आयुष से रिलेटेड ये सारे डेज है ना, याद हो गया होगा धीरे धीरे। और ये सारे पॉइंट बताया था ना, आयुर्वेदा डे इस बार 23 अक्टूबर को मनाया गया। और ये जो 23 अक्टूबर को इस बार आयुर्वेदा डे मनाया गया, उसका थीम क्या रखा गया था? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। हर दिन हर घर आयुर्वेदा इसका थीम रखा गया था। और ये भी याद रखना है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुर्वेदा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई है, स्मार्ट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है। स्मार्ट प्रोग्राम चलाया है। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेट करता है? आयुर्वेदा से। तो ये सारे आयुर्वेदा से रिलेटेड पॉइंट हो गए, दोबारा सुनो।
एक तो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस अभी हाल ही में कहां पर हुई? आपका आंसर है गोवा के अंदर हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आयुर्वेदा किसका पार्ट है? आयुष का। आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे उनके डेज हैं। ठीक है, आयुर्वेदा डे कब होता है? ये होता है धनतेरस वाले दिन, दिवाली से पहले जो आती है ना, धनतेरस वाले दिन होता है। तो धनतेरस इस बार 23 अक्टूबर की थी, तो इस बार का आयुर्वेदा डे 23 अक्टूबर को मनाया गया था, जिसका थीम क्या रखा गया था? हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। और उसके साथ आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है स्मार्ट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ये स्मार्ट की फुल फॉर्म है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? चलिएगा फिर चलते हैं अगले पॉइंट पर। आयुर्वेदा के बारे में सारा क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब आता है जीआई टैग। इसके ऊपर एक पूरा मैंने वीडियो दे रखा है, एक पूरा टॉपिक बनाकर दे रहा है जीआई टैग पर। अभी हाल ही में गमोचा, गमोचा जो एक कल्चरल सिंबल है, आसाम की आइडेंटिटी है, अभी इसको जीआई टैग दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आसाम के गमोचा को, ठीक है, आसाम के गमोचा को जीआई टैग दिया है। ये गमोचा आप लोग देख रहे हैं, एक टाइप का रुमाल है, ठीक है, इसको अभी हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? रिसेंट में आसाम के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला? जीआई समझते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। पूरा टॉपिक आपको दे रखा है, जीआई टैग क्या होता है, उस जगह की पहचान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ध्यान से समझना, 2004-5 में जीआई टैग देना शुरू किए थे। क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये कहा था कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे इंडिया में ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करेगा जो अपने एरिया की पहचान है, अपने एरिया की पहचान है, उन पहचान वाली चीजों को देगा जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। जिसका फायदा ये होगा, जगह जगह में उस प्रोडक्ट की पहचान होगी, देश विदेश में उस प्रोडक्ट की मांग होगी, इंडिया उस सामान का एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया के पास फॉरेन करेंसी आएगी। मतलब इंडिया के साथ दूसरे देशों के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, बाहर वालों को यह बताने के लिए कि हमारे यहाँ की चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसको एक बार लेकर तो देखो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और ये कहा था इसे कि आप इंडिया के अंदर से जगह जगह से उन चीजों को आइडेंटिफाई करो जो वहां की पहचान है और उसको जीआई टैग दे दो। जीआई टैग जब दे दोगे तो दूर दूर के देश उस प्रोडक्ट को इंडिया से मंगवाएंगे और इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो इंडिया को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, उस जगह के लोगों को बहुत बेनिफिट होगा जो उस सामान को फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे। बात तो बड़ी अच्छी थी, ठीक है, और काम भी करे ये बात, ठीक है। और ये जीआई टैग का कंसेप्ट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट को आज की डेट तक जीआई टैग मिल चुका है। पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में, 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को पहला पहला जीआई टैग मिला था। अभी लेटेस्ट में किसको मिला? गमोचा को, आसाम के, याद रख लेना, आसाम के गमोचा को जीआई टैग मिला है। पहला पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और कौन कौन से जीआई टैग है? ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जीआई टैग का। और कौन कौन से? जैसे कश्मीर की मिश्री वैरायटी की चेरी है, वो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, जो अभी हाल ही में दुबई के अंदर एक्सपोर्ट हुई है। तभी तो ये जीआई टैग देते हैं। दुबई वालों ने मंगाया, भाई दिखाओ कश्मीर वालों कैसी तुम्हारी चेरी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के जर्दालू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ पर बात चल रही है जर्दालू आम, कहाँ के? बिहार के, बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम यूके वालों ने मंगाए हैं, यूके वालों ने मंगाए हैं। वैसे ही यहाँ पर बिहार की शाही लीची, बिहार की शाही लीची भी यूके वालों ने मंगाई है।
ये देखो ये बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे देखो बनाना, यहाँ पर जलगांव का बनाना, जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के जलगांव का बनाना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, उसको दुबई वालों ने मंगाया, भेजो भाई हम भी देखें। ठीक है। और अभी अभी हाल ही में नागालैंड की राजा मिर्ची, नागालैंड की राजा मिर्ची, ये भी यूके वालों ने पहली बार मंगाई है। कह रहे देखे तो सही, तुमने उसको जीआई टैग दे रखा है राजा मिर्ची को, हम भी तो देखे ये राजा मिर्ची कैसी है। ठीक है। नागालैंड की राजा मिर्ची अभी कहां पर गई है, लंदन में एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में नागालैंड का एक स्वीट कुकुम्बर है, खीरा है, उसे जीआई टैग मिला है। उसके साथ साथ आसाम की जुडीमा राइस वाइन है, राइस वाइन है आसाम की, उसे जीआई टैग मिला है। राजस्थान की सोजत मेहंदी है जो कैटरीना कैफ ने अपने हाथ में लगाई थी शादी में। ठीक है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने गिफ्ट की थी इस मेहंदी को, बहुत ही फेमस मेहंदी है राजस्थान की सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग दिया गया है। बिहार के मिथिला का मखाना है, बिहार के मिथिला का मखाना है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो ये मैंने सारा पढ़ा रखा है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा था। आप पॉइंट सिर्फ एक ही था, जो था ये वाला। अभी हाल ही में लेटेस्ट में जीआई टैग किसको मिला है, आंसर था आसाम के घमोचा को। आसाम के घमोचा को अभी अभी लेटेस्ट में दिसंबर के सेकेंड वीक में जीआई टैग मिला। क्वेश्चन सिर्फ एक था। ठीक है। लेकिन ये जीआई टैग से रिलेटेड सारी बातें अभी लेटेस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला है, चाहे वो नागालैंड का स्वीट कुकुम्बर हो, आसाम की जुडीमा राइस वाइन हो, उसके साथ साथ राजस्थान की सोजत मेहंदी हो, या बिहार के मिथिला का मखाना हो, इसे सारों को ही जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है। पिछले कुछ टाइम में। पॉइंट क्लियर। ठीक है। वैसे तो सारा पढ़ा रखा है मैंने, कितनी बार बताया, एक पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख लेना जीआई टैग्स पर। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है जापान का एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है आई स्पेस। ठीक है। उन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर। बस ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। अभी हाल ही में कौन से देश ने पहला कमर्शियल मून लैंडर जारी किया है, पहला कमर्शियल मून लैंडर जारी किया, उस देश का नाम है जापान। जापान की उस कंपनी का नाम है आई स्पेस। आई स्पेस ने क्या बनाया है, पूरे वर्ल्ड में पहला कमर्शियल मून लैंडर। कमर्शियल मून लैंडर अभी हाल ही में किसने बनाया है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर जो बनाया है, वो बनाया जापान की इस कंपनी आई स्पेस ने। लैंडर पता है ना, जो सैटेलाइट को छोड़कर आते हैं। ठीक है। वो बनाया है अभी हाल ही में किसने, आई स्पेस ने, जो जापान की कंपनी है। कमर्शियल मून लैंडर किसने बनाया है, पहला कमर्शियल मून लैंडर ये बनाया है आई स्पेस नाम की कंपनी जो जापान की है। ठीक है। और वैसे तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, याद है ना। रशिया की रोस्कोसमोस है, बहुत बार पढ़ा दिया। रशिया की रोस्कोसमोस है, यूएसए की नासा है, इंडिया की इसरो है, पता है ना ये स्पेस एजेंसी के नाम। चाइना की सीएनएसए है, चाइना की सीएनएसए, इंडिया की इसरो, यूएसए की नासा, रशिया की रोस्कोसमोस, जापान की जाक्सा। ये सारी स्पेस एजेंसीज के नाम मैंने पहले बताए हुए हैं। बस आज का पॉइंट क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में पहला कमर्शियल मून लैंडर, कमर्शियल मून लैंडर किसने बनाया है, कमर्शियल मून लैंडर कौन सी कंपनी ने बनाया है, आई स्पेस, जो जापान की एक स्पेस स्टार्टअप है, जो जापान का एक स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है। चलो अगले न्यूज पर बात करते हैं। अगला न्यूज ये आता है 145 गीगावाट। इंडिया कहता है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया ऐड कर लेगा 145 गीगावाट का टारगेट, याद रख लेना। 145 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इन्होंने रखा है कि आने वाले 2027 तक, 2027 तक इंडिया 145 गीगावाट और ऐड कर लेगा अपने रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। जो इंडिया की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आने वाले 5 सालों में 145 गीगावाट से आगे और बढ़ा देगा। ठीक है। 145 गीगावाट से आगे बढ़ा दिया जाएगा, याद रख लीजिएगा। इंडिया का 145 गीगावाट का टारगेट है इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों का। ठीक है। और ये तो याद ही है
2030 तक इंडिया का टारगेट क्या है? 2030 तक इंडिया का टारगेट है, इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 500 गीगावाट है, वो तो याद ही रखना है। 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी कितना टारगेट इंडिया अचीव कर लेगा? 500 गीगावाट। आने वाले 5 सालों में कितना और बढ़ाना है? 145 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। आगे बात करते हैं, डालमिया ग्रुप ने अभी हाल ही में जेपी ग्रुप, याद देखो यहां पर बात चल रही है, एक्विजिशन किया सीमेंट एसेट ऑफ जेपी ग्रुप। ठीक है, सीमेंट की जो कंपनी थी ना जेपी ग्रुप, जो उसको किसने खरीद लिया? डालमिया ने। बस, जेपी सीमेंट सुना होगा, जेपी सीमेंट को किसने खरीद लिया है? डालमिया भारत लिमिटेड ने। डालमिया ने किसको खरीद लिया? जेपी ग्रुप। डालमिया ने किसको खरीद लिया? जेपी ग्रुप की सीमेंट कंपनी को। तो जेपी सीमेंट अब डालमिया का हो जाएगा। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं यहां पर मिस अर्थ पेगमेंट के बारे में। मिस अर्थ पेगेंट के बारे में बात यहां पर चलती है। ओके, मिस अर्थ की बात चल रही है, तो अभी हाल ही में 22nd एडिशन हुआ था मनीला फिलीपींस के अंदर, जिसमें साउथ कोरिया की मीना सुई चोई अभी हाल ही में मिस अर्थ 2022 बनी है। मिस अर्थ का खिताब अभी हाल ही में किसे मिला है? मीना सुई। और पहली बार ऐसा हुआ है कोई साउथ कोरिया की ये मिस अर्थ चुनी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, पिछली बार जो बनी थी मिस अर्थ वो इंडिया से थी, जो थी ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से वंशिका परमार थी। लेकिन इस बार साउथ कोरिया की मीना सुई। ठीक है, साउथ कोरिया की मीना सुई की बात चल रही है, तो वो बनी है मिस अर्थ 2022 मीना सुई। ठीक है, और मिस अर्थ इंडिया है ये भी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये मिस अर्थ 2022 है और ये मिस अर्थ इंडिया है। मिस अर्थ इंडिया मतलब इसी साल की है, दोनों की दोनों, पिछले साल की नहीं है, ये इसी साल की है। 2022 की मिस अर्थ इंडिया ये वंशिका परमार है, और मिस अर्थ कौन बनी है? वो बनी है मीना सुई। साउथ कोरिया की मीना सुई वो है मिस अर्थ, और ये है वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मिस अर्थ इंडिया और मिस अर्थ में। ठीक है, अब बात चलती है, ये सारे के सारे टाइटल मिस वाले ये देख लो। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 की बात कर लें, मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो आर बोनी गैब्रिएल यूएसए की वो बनी है मिस यूनिवर्स 2022। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड बनी है। मिसेज है ये, मिस नहीं है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल बनी है। सिनी शेट्टी अभी हाल ही में बनी है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? सिनी शेट्टी। ये भी याद रखना है, तो याद रखो सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल, उसके साथ साथ मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रिएल, उसके साथ साथ मिस अर्थ इंडिया वंशिका, और मिस अर्थ मीना। ठीक है, ये सारे वो ब्यूटी टाइटल्स हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ब्यूटी टाइटल्स हैं। दोबारा देख लो, मिस अर्थ मीना, मिस अर्थ इंडिया वंशिका, मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रिएल, मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल, और यहां पर मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वो कौन बनी है? सिनी शेट्टी। ठीक है, ये लेटेस्ट के सारे टाइटल हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के होते हैं। चलो सारे पता चल गए, आगे बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। यहां पर टाइम्स मैगजीन के अनुसार, टाइम्स मैगजीन ने अभी हाल ही में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलसिंकी एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, अभी इन्हें हाल ही में स्थान दिया है, पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। याद रखो, टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? वो बने हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलसिंकी। सभी को पता है इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा,
बाकी देश देखे होंगे आप लोगों ने, सबसे पहला जो होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देश छोड़कर भाग लेता है, अगर ऐसे हालात खराब हुए तो दूसरे देश में वो चला जाता है, लेकिन इन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, इतने बुरे हालात में भी वहां पर रहकर उनका सामना किया व्लादिमीर जेलसिंकी, जिस कारण से टाइम्स मैगजीन ने इन्हें क्या दिया है, टाइम्स मैगजीन ने इन्हें अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा है। तो याद रखिएगा टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, व्लादिमीर जेलसिंकी, व्लादिमीर जेलसिंकी टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट था, टाइम्स मैगजीन के अनुसार इंडिया के दो प्लेस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में शामिल हुए हैं। एक है ओडिशा के अंदर मयूरभंज, MAYURBHANJ, मयूरभंज है ओडिशा में, और दूसरा है हमारा लद्दाख, LADAKH, ठीक है, लद्दाख, एक लद्दाख और दूसरा मयूरभंज। लद्दाख और मयूरभंज ये दो प्लेसेस टाइम्स मैगजीन के अनुसार अभी हाल ही में बने हैं वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस में इंडिया के दो प्लेस आए हैं, मयूरभंज और लद्दाख, मयूरभंज और लद्दाख। ठीक है, तो टाइम्स मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलसिंकी, टाइम्स मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट प्लेस है उसमें से दो इंडिया के प्लेस कौन से है, मयूरभंज और लद्दाख। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये टाइम्स मैगजीन के अनुसार थे, दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। आगे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो एम वेंकैया नायडू जी हैं, has been honored with the 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। पब्लिक लीडरशिप के लिए अभी हाल ही में ये चंद्रशेखेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड किसको मिला है, एम वेंकैया नायडू जी को। एम वेंकैया नायडू जो इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको हाल ही में कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, याद रख लीजिएगा, श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड किसे मिला है, एम वेंकैया नायडू जी को। ठीक है, अवार्ड की बात चल रही है। आगे है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को अभी हाल ही में फिक्की से CSR अवार्ड मिला। CSR पता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को तो पता ही होगा, कॉमर्स वालों को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन भी कंपनी का टर्नओवर, प्रॉफिट और कह सकते हैं इनका 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, प्रॉफिट यही है ना, 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उसका 2% पिछले 3 सालों का कॉन्टिन्यू, ठीक है, तो उनको उसका 2% खर्च करना पड़ता है, कहां पर, समाज के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, CSR। तो जिंदल स्टील ने ना बहुत सारा अमाउंट CSR एक्टिविटी में खर्च किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च किया, समझ गए ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च किया, जिस कारण से जिंदल स्टील को अभी हाल ही में फिक्की CSR अवार्ड से नवाजा गया है। फिक्की तो पता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अभी CSR अवार्ड किसको मिला है, जिंदल स्टील को। बस याद रखना है, जिंदल स्टील को कौन सा अवार्ड मिला है, फिक्की CSR अवार्ड, फिक्की CSR अवार्ड जिंदल स्टील को मिला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अवार्ड। आगे बात करते हैं, एक बुक आई जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी, वसीम अकरम की। वसीम अकरम की ऑटोबायोग्राफी, सुल्तान ए मैमूर वसीम अकरम। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, वसीम अकरम की। एक बुक आई, एक ऑटोबायोग्राफी आई, जिसका नाम क्या है, सुल्तान ए मैमूर वसीम अकरम। ठीक है, सुल्तान ए मैमूर वसीम अकरम की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट पे चले तो अरुण कुमार सिंह, जो पहले ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी BPCL के, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्हें अभी हाल ही में CMD बनाया गया है, किसका, ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के नए CMD बने हैं, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ONGC के नए CMD बनाए गए हैं, अरुण कुमार सिंह ONGC के नए CMD बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
उसके साथ साथ शेख हसीना जी को बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना बनी है गुडविल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज की, जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है। उन्होंने अभी हाल ही में डायबिटीज कांग्रेस का आयोजन किया था पुर्तगाल में। डायबिटीज कांग्रेस हुई थी अभी पुर्तगाल में 2022 में, जहां पर शेख हसीना जी को बनाया गया गुडविल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज। डायबिटीज का गुडविल एम्बेसडर किसको चुना गया है? शेख हसीना जी को। ठीक है, याद रखना है। वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस अभी कहां पर हुई थी? पुर्तगाल में। वहां पर शेख हसीना जी को क्या चुना गया? गुडविल एम्बेसडर डायबिटीज का। ठीक है, याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जिनका नाम क्या है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुनील, याद रखिएगा, सुनील जी ने अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को अभी हाल ही में, प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में बने हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के क्या बनाए गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के प्रेसिडेंट तो हैं मासागाकी, मासागाकी सातोरू, मासागाकी सातोरू। किसके? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के, जिसका हेडक्वार्टर मलेशिया कुलालंपुर में है। उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मासागाकी। उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी हाल ही में मिस्टर सुनील, मिस्टर सुनील बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन है? मासागाकी। किसके? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? कोलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, ये भी पता चल गया। आगे बात करें WHO के चीफ साइंटिस्ट। WHO के चीफ साइंटिस्ट पहले हुआ करते थे सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस करते हुए डॉक्टर जिरीमी फारार, जिरीमी फारार बने। पहले तो इंडिया से थे सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के सौम्या स्वामीनाथन थे। सौम्या स्वामीनाथन को रिप्लेस करते हुए WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? जेरेमी, डॉक्टर जेरेमी बने हैं। ठीक है, पता चल गया। आगे बात करें नाबार्ड के नए चेयरमैन शिवाजी केवी, शाजी केवी, शिवाजी नहीं शाजी, शाजी केवी नाबार्ड के नए चेयरमैन। नाबार्ड के बारे में तो पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कब बना था? 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में पड़ता है। नाबार्ड किस सेक्टर के लिए बनाया है? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बना है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1982 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके नए चेयरमैन बने हैं शाजी केवी। शाजी केवी नाबार्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक है, साथ साथ आगे बात करें इंडिया के एक शटलर जिनका नाम है मनीषा रामादास। मनीषा रामादास बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की कोई पर्सनैलिटी फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है। फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? मनीषा रामदास, मनीषा रामदास। ठीक है, अगर आप मेल प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें BWF के अनुसार, वो है विक्टर, वो डेनमार्क के हैं। फीमेल प्लेयर वो कौन है? वो है यामागुची। ये याद रखो ना रखो, क्योंकि इंडिया में से कोई नहीं बना है। इंडिया में से एक ही पर्सनैलिटी BWF के अनुसार फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है, जिनका नाम है मनीषा रामदास, मनीषा रामदास, याद रखिएगा। आगे बात करें अमेरिका की एग्जीक्यूटिव किंडी हुक, फॉर्मर सीईओ ऑफ डेलॉयट एशिया पैसिफिक। ठीक है, ये भी अपॉइंट हुई है सीईओ। सीईओ किसकी? ओलंपिक और पैरालंपिक जो होने हैं कहां पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होने हैं। उसकी पहले से ही क्या बना दी गई? सीईओ बना दी गई, जिसका नाम है किंडी हुक। ठीक है, किंडी हुक को अपॉइंट किया गया सीईओ 2032 में होने वाले ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का।
मतलब अभी से तैयारियां शुरू हो रही है, देखो 2032 में होने अभी, मतलब 9 साल बढ़े हैं, देख लो अभी 9 साल पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी को पता है ओलंपिक्स के बारे में, बहुत बार वेन्यू बता रखे हैं कहाँ कहाँ पर होने हैं। 2024 में कहाँ पर होने हैं? पेरिस फ्रांस में, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर होने हैं? 2028 में, फिर है 2032 में। 2032 में कहाँ पर होने हैं? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और ये कहाँ पर होने हैं? लॉस एंजल्स यूएसए में। लॉस एंजल्स यूएसए में, ये है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। पता है ना कौन से ओलंपिक है? ये समर ओलंपिक, ठीक है। तो जो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं ना, ये उसकी अभी हाल ही में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो सीईओ बनाई गई है, उनका नाम है किंडी हुक। क्या नाम है? किंडी हुक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका चार्टर डे मनाया गया 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर डे मनाया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को, जिसका थीम यूनाइटिंग यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, इसका थीम रखा गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम रखा गया यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल रखा गया है। और एनर्जी कंजर्वेशन डे ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो याद रखो डेज के बारे में, 14 दिसंबर एनर्जी कंजर्वेशन डे। साथ साथ अगर बात करें ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को, जिसका थीम डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। साथ साथ एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, जिसका थीम यूनाइटिंग फॉर वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। साथ साथ सार्क का चार्टर डे जो मनाया जाता है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को चार्टर डे सार्क का। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को। साथ साथ ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। और एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारे दिसंबर के सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों को अभी मैंने बताए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखे। और अब बात करेंगे दिसंबर के नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पॉइंट नए सेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्लास के बाद पीडीएफ में से एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो, ठीक है, या इसी को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लिया करो, तब जाकर चीजें क्लियर हो पाएंगे। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू